हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू की। जी हां, 5 सवाल यहां से आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू में। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर, यानी कि आप यहां से 10 नंबर ला सकते हैं। और ये बहुत आसान होता है क्योंकि 40 में अगर आपका 10 सही हो जाता है तो डेफिनेटली आपका स्कोर अप होने वाला है। तो चलिए 2021, 2022, 2023 और 2024 के PYQs को हम लोग देखेंगे कि किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आ गई सर। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, ऑब्वियस सी बात है, तो 1-2 मिनट आप आगे बढ़ा सकते हैं। मैं थोड़ा प्रचार करूंगा यहाँ पे। अगर आपको पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं मैथ और साइंस का, वो आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के PDF। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। आखिरी समय में कौन सा सवाल है, क्या पढ़कर जाना है, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चाहे MCQ की बात हो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो, वो आपको विथ आंसर मिल जाएगा आखिरी समय में। रैपिड में ये बहुत काम आने वाला है। 199 रुपये बचाने के चक्कर में हो सकता है कि आपका जो है 30-40 नंबर बढ़ जाए, क्योंकि हम लोग सारे पेपर का सजेशन आपको देंगे। बाय द वे, ऐसी ही एक MCQ की वीडियो भी पहले आ चुकी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। मैथ की वीडियो आ गई है, लाइफ साइंस की, या फिर आप उसे बायोलॉजिकल साइंस बोलें, उसकी भी वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगी। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474। जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए या सजेशन चाहिए वो ले सकते हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। पहला सवाल, भौतिक विज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? सिद्धू कान्हू मुर्मू 2024 में पूछा गया है। अब आप जैसे ही 24 देखकर आगे बढ़ोगे गलती कर बैठोगे, क्योंकि आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन क्वेश्चन आंसर। बोला गया कि फिजिकल साइंस जो है सबसे अच्छा डिस्क्राइब कौन कर रहा है इनमें से चारों ऑप्शंस में से? तो देखिए, जब भी स्टैटिक की बात आएगी, यानी कि रुका हुआ है, ये पॉसिबल है क्या? साइंस कभी भी रुकता है क्या? तो पहला ऑप्शन था आपका कट गया। सर रुकता नहीं है तो गतिशील, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है सबसे अच्छा वर्णन। अगर आप सीटेट में जाओगे तो ऐसे ही सवाल वहाँ भी मिलेंगे आपको। भौतिक विज्ञान ज्ञान का एक निकाय है और उसे बनाने की प्रक्रिया है। ये देखिए सबसे सही है। ऐसा क्यों? देखिए, ज्ञान का निकाय का क्या मतलब हो गया? जैसे कि आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, न्यूटन्स लॉ पढ़ते हो, या फिर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हो, या फिर आप मोशन ऑफ लॉ पढ़ते हो, तो ये सब जो है क्या है, एक निकाय है और उसे बनाने की प्रक्रिया। अब बनाने की प्रक्रिया मतलब जैसे आप ऑब्जर्वेशन स्किल आपका हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, इमेजिनेशन हो गया, ये सब उसे बनाने की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सबसे सटीक हो जाएगा। देखिए किस तरह से डिटेल में सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है, भौतिक विज्ञान शिक्षण का एक मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? मुख्य उद्देश्य के बारे में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन में, भौतिक विज्ञान का क्या अर्थ है? ज्ञान प्राप्त करना नहीं। ज्ञान की प्राप्ति बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बट ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, जानकारी एकत्रित करना। क्या करोगे जानकारी एकत्रित करके जब आप उसे रियल लाइफ में यूज ही नहीं कर पाओगे? तो दोनों ऑप्शन आपका कट गया। तीसरा है, सहकर्मियों को भौतिक विज्ञान की जानकारी देने में मदद। अगर आप एज ए टीचर किसी चीज़ को कोई सिखा रहे हो, आप किसी और को सिखाओगे या उसकी मदद करोगे, ठीक है, किसी भी हद तक ये सही हो सकता है, लेकिन कंप्लीट सही ये नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इससे क्या होगा कि आप ईमानदार होकर, सत्यनिष्ठ होकर, कॉपरेशन की भावना आएगी। तो साइंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जो है साइंस के चीज़ों को ही सिर्फ सीखते जाओ, उससे मॉरल वैल्यूज़ भी आपको जो है डेवलप करने का मौका मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ H2O की, ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बनाता है। कैसे बॉन्ड बनाता है? देखिए, H जो है इधर एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा। 1 मिनट में आपको जो है डिटेल में समझा देता हूँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, कैसे ये वर्क कर रहा है, ताकि ये जो है एक दूसरे के हेल्प को जो है कर पाए, एक दूसरे की हेल्प कर पाए। तो यहाँ से देखो ये ऐसे बॉन्ड बनता है। तो ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन भी अपने आप को हेल्प कर रहा है और हाइड्रोजन भी हेल्प कर रहा है। बाकी ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है और मैं हाथ से लिख रहा हूँ। पेन पेपर मेरा ये जो है मेरा पेन टैब खो चुका है। अब दुर्गा पूजा के सेल में मैं उसे मंगाऊंगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान
शिक्षा जीवन के अनुरूप होनी चाहिए। देखिए एनसीएफ 2005 ने ना कुछ बातें कही है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखो। लर्निंग बाय डूइंग सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम ये था, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा करके सीखता है, चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, रियल लाइफ में जो चीज़ें होती है उसके हिसाब से सीखता है, यानी कि रियल वर्ल्ड से बच्चा सीखता है, रियल वर्ल्ड से बच्चा सीखता है। 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और एनसीएफ 2005 में बुक्स को, टीचर्स को कम प्रायोरिटी दी गई है, टीचर को फैसिलिटेटर कहा गया है। टीचर नाम का वर्ड कोई इसमें यूज ही नहीं हुआ है। टीचर क्या है? फैसिलिटी देने वाला है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा प्रणाली के अनुरूप होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? विज्ञान शिक्षा बच्चों के काम की दुनिया को तैयार कर सके। देखिए बच्चा वर्क करेगा, प्रोफेशनल वे में जाएगा, नहीं। साइंस पढ़ाने का ये कतई मतलब नहीं है कि बच्चा 2 पैसे कमा सके। ऑब्वियसली ये होता है इनडायरेक्ट वे में, बट डायरेक्ट वे में ये नहीं होता है। आगे देखिए, विज्ञान बच्चों को सार्थक रूप से जोड़ने में सक्षम है। हाँ, ये सही बात है, साक्षर जो है सक्षम रूप से जोड़ने में, ये सही है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप और भी ऑप्शन को देखोगे तो थोड़ा देख लेते हैं। विज्ञान शिक्षा बच्चों को वैज्ञानिक ज्ञान, देखिए अब बच्चा कम सीखने वाला है तो जरूरी नहीं कि वो साइंटिस्ट बन जाएगा, तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। विज्ञान शिक्षा को, जीवन को सरल बनाने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, डी भी सही है, और इसका जो है ऑप्शन नंबर बी भी सही है, दोनों सही है। लेकिन आपको एक ही आंसर चुनना है। तो देखिए सार्थक रूप से, विज्ञान जो है बच्चों को सार्थक रूप से जोड़ने में सक्षम है, बच्चों को कनेक्ट करने में सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सबसे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या बोला गया? देखिए बोर मॉडल के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर बोला गया है कि बोर का जो परमाणु स्ट्रक्चर था, मॉडल था, उसके हिसाब से किस ट्रांजिशन में आवृत्ति सबसे अधिक होगी। तो देखिए अगर आप इसे देखोगे, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, साइंस वाला जो है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बोर्स मॉडल में अगर आप जाओगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, n=2 से लेकर n=1 तक। अब जिनका केमिस्ट्री है वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब ट्रांजिशन 2 से 1 में होता है तो ये सबसे अधिक जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे कम कहाँ होती है सर? 3 से 2 तक में, याद रखिएगा। ये सबसे अधिक हो गया, ये मैक्सिमम, ये क्या हो गया? मैक्सिमम। और मिनिमम कब होगा? जब 3 से 2 आप करोगे तब, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना, केमिस्ट्री वाले इसे ध्यान से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है इंडक्टिव रीजनिंग की बात की जा रही है? इंडक्टिव डिडक्टिव आपको पढ़ना है। मैं एक छोटी सी वीडियो 5-10 मिनट की ले आऊँगा, 2-4 MCQ भी करा दूंगा ताकि आपका काम बन सके, ठीक है। इंडक्टिव और डिडक्टिव को जो डेवलप करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है, तो इसे कैसे आप कराओगे, ठीक है। अब देखिए बात क्या आती है ना कि इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? जब आप किसी स्पेशल घटना से उसे जनरल रूल की ओर लेकर जाते हो, यानी कि स्पेसिफिक से आप उसे जनरल रूल की ओर लेकर आते हो। रूल को आप बाद में बताते हो, एग्जाम्पल आप पहले सेट कर देते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या किया जाएगा, जो ऑप्शंस हैं आपके उनमें से सबसे जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? देखिए परावर्तन के नियम को प्रयोग से स्थापित करना, ठीक है। तो देखिए यह नियम पहले से पता है, इसको स्थापित करने की ज़रूरत नहीं और ये दिखाने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। इसे प्रयोग से साबित किया जा सकता है। परावर्तन के नियम पर आधारित जो संख्यात्मक हल कराना, न्यूमेरिकल हल करा कर के आप बच्चों को गतिविधि में कहाँ शामिल कर पा रहे हो? ये तो क्लास वर्क हो गया, ये भी कट जाएगा आपका। फिर है विद्यार्थियों से परावर्तन के नियम को बताने को कहना, ये तो क्वेश्चन आयर हो गया, ये तो होगा नहीं। एक्टिविटी की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आप क्या करोगे? समतल दर्पण से जो विभिन्न घटनाएं हो रही है और परावर्तन कौन आप मेजर करोगे, यानी कि यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, यानी कि बच्चा काम भी कर रहा है, सीख भी रहा है और उसे ऑब्जर्व भी कर रहा है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भौतिक विज्ञान को प्रकृति को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है? भौतिक विज्ञान पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये तो खैर स्टेटमेंट रॉन्ग है, MCQ होता नहीं है ऐसा। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान करने का एकमात्र, देखिए जब भी ओनली वाला वर्ड दिखे ना, एकमात्र यही होगा, एक ही चीज़ से हो सकता है, गलत है वो। CTET में आप इसे अच्छे से समझ पाओगे, ये इनकरेक्ट है। विज्ञान एक विश्वास प्रणाली है, नहीं ये भी नहीं है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका सबसे सही जवाब है, भौतिक विज्ञान सामाजिक प्रकृति का होता है। सामाजिक प्रकृति का क्या मतलब है, इसे थोड़ा सा जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि विज्ञान क्या है। साइंस जो है क्या है, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है और ये सोसाइटी में जो समस्याएं आ रही है उससे सॉल्व करने का ये काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब देखिए हम लोग सिद्धू कानून 2023 के सवाल को देख रहे हैं। न्यूटन का पहला लॉ
किसके नाम से जाना जाता है? बड़ा ही पॉपुलर है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ आप लोग नीचे कमेंट करके लिख के बताएंगे। एंड मैं तो चाहता था कि इसको अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लूँ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है? तो देखिए लॉ ऑफ मोमेंट ये जो है क्या कहलाता है? देखिए इसका जो आंसर होगा, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है काम ना करे। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। एक सेकेंड, पता नहीं मैं कब पेन टैब लूँगा, जल्दी ही दुर्गा पूजा के समय ले लूँ ताकि आपको मैं अच्छे से लिख कर दिखा सकूँ। तो लॉ ऑफ इनर्शिया इसका सही जवाब होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा। कितने बच्चे गलत करके आएंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भौतिक विज्ञान शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा, उद्देश्य के बारे में बात कर रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। ठीक है, भौतिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना ये थोड़ा सा कम है, ये मतलब सही तो है बट थोड़ा कम सही है, इसे हम लोग नहीं लेंगे। भौतिक विज्ञान की विषय वस्तु की जो है जानकारी, सिर्फ इंडेक्स जानकर बच्चा क्या करेगा? ये भी गलत है। शिक्षार्थियों में ईमानदारी और सहयोग का मूल्य विकसित करना, बिल्कुल सही बात है ये। समूह में जो है अपने साथियों की मदद करना। अब देखिए साथियों की मदद कर लोगे कब? उसका एक और स्टेप आगे यहाँ पर है। क्या कर रहे हो आप? जब उसके अंदर सहयोग का मूल्य आ जाएगा ना, ईमानदारी आ जाएगी, तो अपने साथियों का भी मदद करेगा और जो साथी नहीं भी है ना उसकी भी मदद करेगा। तो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगर बच्चा ईमानदार हो गया तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम केंद्रित पाठ्यक्रम यानी कि लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? बात किसके बारे में की जा रही है? लर्नर यानी कि बच्चा के बारे में। तो यहाँ पे देखो शिक्षक का कोई लेना देना है क्या? यहाँ पर विषय वस्तु, अधिगम, वातावरण सब मायने रखता है। बिना हर चीज़ों को जोड़ के ही जो है बच्चा सीख पाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? शिक्षार्थी हो जाएगा यहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शिक्षार्थी जो है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर पार्ट बनेगा। लर्नर है तो लर्नर की बात ही होगी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या है सवाल देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विज्ञान शिक्षण का पूर्णतः शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है? शिक्षक केंद्रित, बच्चा जो है यहाँ पर पावर में नहीं है, पावर में यहाँ पर कौन है? टीचर है। टीचर जो है डोमिनेट कर रहा है यहाँ पर। तो अगर आप उसे देखोगे, टीचर किस में जो है डेमोक्रेसी को कम कर पाएगा? वहाँ पे थोड़ी सी जो है डिक्टेटरशिप की झलक दिखेगी आपको। कौन से अप्रोच में? इंक्वायरी अप्रोच, डिस्कवरी अप्रोच, देखिए एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्यात्मक विधि, लेक्चर मेथड। ठीक है, लेक्चर मेथड में जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 वे कम्युनिकेशन है। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आप उसे सिर्फ देख और सुन पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं होगी। अगर आप क्लास में बैठे रहते और मैं पढ़ा रहा होता, यू कैन आस्क मी, और मैं आंसर करता, तो ये सबसे बेहतर होता। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल, प्राकृतिक विज्ञान में के लिए जो है विज्ञान का मूल क्या है? 22 के सवाल हो गए हैं शुरू, ध्यान में रखिएगा। सिद्धू कानू मुर्मू 2022 का सवाल शुरू हो गया है। प्राकृतिक विज्ञान, विज्ञान का क्या मतलब? रियलिटी से संबंध है उसका, पॉसिबिलिटी से बिल्कुल संबंध नहीं है, अस्थाई से नहीं है, अनिश्चित से नहीं है, बल्कि वास्तविकता से है। साइंस में जो है, इसलिए बोलते हैं ना कि कोई बोलता है कि किस धर्म में बिलीव करते हो, तो कोई जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल इंसान होता है बोलता है मैं साइंस में बिलीव करता हूँ, जो साइंस में चीज़ें चल रही है। बाकी एक मीम भी चलता था कि आई बिलीव ओनली इन साइंस, और नीचे उसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के नंबर होते हैं, तीनों में वो सीरियली फेल हुआ होता है। वो मीम पता नहीं आप लोगों ने देखी है या नहीं, बट मुझे याद आ गया एक। देखिए अगला सवाल है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई प्रमुख भौतिक समीकरण कौन सी है? बताइए। आई रिमेंबर दैट मैं देवघर कॉलेज में था और फिजिक्स जो है एस कुमार सर के पास पढ़ने जाता था। कुछ बच्चे होंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा एस कुमार सर के पास किसने फिजिक्स पढ़ी है। ठीक है, वो कान हमेशा पकड़ के जो है वो उन्होंने कान मेरा लंबा कर दिया था, प्यार था उनका वो। फिलहाल देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई प्रमुख भौतिक समीकरण कौन सा है? तो देखिए उन्होंने जो है सही समीकरण क्या दिया था? ऑप्शन नंबर बी, E=mc²। ठीक है, mc²। ठीक है, और एस कुमार सर के बाइक में ये लिखा हुआ था। हम लोग पहले दिन जब उनसे मिलने के लिए गए थे एंड ये लिखा हुआ था। ठीक है, बाकी अगला सवाल देखिए क्या है, वैज्ञानिक जांच की शुरुआत किसने की थी? वैज्ञानिक जांच की शुरुआत किसने की थी? अब कोई बात सच है गलत है, उसकी साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए ना। तो इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है, किससे होती है?
किसी समस्या का समाधान कर देने से, अवलोकन करने से, प्रयोगशाला परीक्षण से या फिर प्रक्रिया की सूची बनाने से होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अवलोकन। ऑब्जर्वेशन आप करोगे और आप जो है वैज्ञानिक प्रक्रिया की शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को। इन्वेस्टिगेशन होता है, जब मर्डर किसी का मर्डर हो जाता है तो सबसे पहले पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कैसे करती है, ऑब्जर्वेशन स्किल उसका वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई होता है। फॉरेंसिक जांच या और भी जो 10 तरह की चीज़ें वो बाद में होगी, कॉल डिटेल वगैरह निकालना बाद की चीज़ है, लेकिन पुलिस पहले क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, कहाँ पे लाश है, कहाँ पे क्या गिरा हुआ है आसपास में, वो होता है। क्वेश्चन नंबर 14 सहयोगात्मक अध्ययन क्यों आवश्यक है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं बात करूं कोऑपरेटिव लर्निंग की, इसकी क्या ज़रूरत है, तो छात्रों को उबाई व्याख्यानों से छुटकारा देता है, बिल्कुल सही बात है। अधिकतर कैरियर में लोगों के समूह में कार्य करना पड़ता है, ये भी बहुत बात सही है कि आप सबके साथ मिलकर चलोगे ना। देखिए मैंने कहीं पे शायद पढ़ा था, किसी स्कूल में एक कोट लिखा हुआ था, इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ़ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। दूर जाना चाहते हो ना, किसी के साथ जाओ, भले ही देर लगेगी लेकिन बहुत दूर तक जा पाओगे। अगर आपको जल्दी कहीं पहुंचना है तो अकेले जाओ। इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो डिंग करते हैं, मतलब डबल इनकम नो चाइल्ड, कुछ ऐसा आई डोंट नो, आजकल जेनजी वाले ये टर्म है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए तीसरा वाला ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, यह विद्यार्थी केंद्रित अधिगम को प्रोत्साहित करता है, तो तीनों सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विज्ञान में प्रयोगात्मक अधिगम का चरण नहीं है। नोट वाला बात कर रहा है ये, ठीक है। समस्या की पहचान करना, बिल्कुल सही बात है, समस्या की पहचान तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है। लेकिन समस्या को परिभाषित करना, निष्कर्ष निकालना, ज्ञान का निर्माण करना, तो देखिए इसमें ज्ञान का निर्माण करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई, क्यों ज़रूरत नहीं है, ज्ञान के निर्माण की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। यह एक जो है थोड़ा सा जो है बड़ा कैनवस है इसमें, और यहाँ पर जो है किसी भी चीज़ को जब आप प्रयोग करोगे तो वहाँ पे जो है ज्ञान का निर्माण आप नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये सही चरण है तीनों, समस्या की पहचान करना वगैरह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और एक और बात मैं सबसे पहले बता देता हूँ, सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में बात होगी, फिर हाइपोथेसिस की बात होगी कि कैसे इसे आप ठीक कर पाओगे, फिर एक्सपेरिमेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिए इसे, एक्सपेरिमेंट होगा, फिर ऑब्जर्वेशन होगा, फिर जो है कंक्लूजन निकाला जाएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड देन कंक्लूजन, ठीक है। एमएड जब आप करोगे, मैं कर रहा था, तो इस तरह के सवाल वहाँ पे बहुत बनते हैं। नेट भी मैं देने वाला हूँ, वहाँ पे भी ये सवाल बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। विज्ञान किस पर अधिक जोर देता है, कभी भी लेक्चर मेथड पे विज्ञान जोर देगा क्या, जो मैं दे रहा हूँ ये लेक्चर मेथड है। हाइपोथेसिस पे बिल्कुल सही बात है, फंक्शन पे, थ्योरी पे, सबसे ज़्यादा थ्योरी पे देखिए थोड़ा सा नेगेटिव ही आ गया। अब हाइपोथेसिस और फंक्शन की बात आती है, तो जब आप देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इंटरव्यू में, ओपेनहाइमर का भी जो एक मूवी आया था, आप लोगों ने देखा होगा ओपेनहाइमर, वहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने जो है रामायण के बारे में पढ़ा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रामायण सच है गलत है, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं पढ़ा इसे, गीता को भी वो पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि तब मुझे जो है ये जो है बम बनाने के बारे में आइडिया आया, ठीक है। इस तरह के पावरफुल वेपन बनाने के बारे में आइडिया आया। तो विज्ञान जो है किस पर जोर देता है, परिकल्पना पे। आप कल्पना कर पाओगे कि इंसान भी उड़ सकता है, तभी तो वो उड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोजेक्ट विधि शिक्षण के किस स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कब, हाई लेवल पे, लो लेवल पे, एक सेकेंड, हाई लेवल पे, लो लेवल पे, मॉन्टेसरी लेवल पे या किंडरगार्टन पे, बताओ। दो नीचे वाले लेवल पे तो बच्चा क्या कर पाएगा, बताओ आप। बच्चा कभी भी यहाँ साइंस के बारे में नहीं सीखता है, वहाँ तो मिट्टी चौक खा रहा होता है। तो हाई लेवल पे साइंस सबसे ज़्यादा सीखी जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बढ़ेंगे, पाठ योजना में कौन कौन से चरण होते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये सवाल आएगा, ये सवाल आने वाला है। पाठ योजना में जो है आपको इंस्ट्रक्शनल एड बिल्कुल शामिल करना है, एंटरिंग बिहेवियर ये भी शामिल करना है, प्रेजेंटेशन भी शामिल करना है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। भौतिक विज्ञान में परीक्षा निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण नहीं है। देखिए कौन सा चरण नहीं है, ये सवाल पूछा गया है। भौतिक विज्ञान के परीक्षा निर्माण की प्रक्रिया में, एग्जाम आप ले रहे हो,
वहाँ पर गृह कार्य का क्या ज़रूरत है। एग्ज़ाम जब आप लोगे तो गृह कार्य का कोई काम नहीं है, आप ब्लूप्रिंट तैयार करोगे, टेस्ट को डिज़ाइन करोगे, उसमें क्या क्या जोड़ा जाएगा वो जोड़ोगे, लेकिन गृह कार्य का कोई मतलब है यहाँ पर क्या, टास्क देने की कोई ज़रूरत है, असाइनमेंट देने की कोई ज़रूरत है क्या। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्या है सवाल, भौतिक विज्ञान की प्रमुख सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ कौन सी है। साइंस क्लब, साइंस म्यूजियम, साइंस फेयर या फिर ऑल ऑफ दिस। देखिए को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, साइंस क्लब सब कुछ आ जाएगा, यानी कि फिर से एक बार ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 2021 में लगता है ऑल ऑफ दिस वाला सवाल बहुत ज़्यादा आया था। ठीक है, चलिए भगवान करे आपका भी जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गुजर जाए। क्वेश्चन नंबर 21, भौतिक विज्ञान किस प्रकार का विषय है। लग रहा होगा कि बड़ा सा आसान सा सवाल है, लेकिन फिजिक्स जो है वो क्या है, प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, थ्योरेटिकल है, ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, ये प्रायोगिक है, यानी कि आप इसमें प्रैक्टिकल करते हो और अपने रिसर्च को, अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हो। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक और साहित्यिक तो ये होगा नहीं, ये दोनों में से कोई एक होता तो ये प्रैक्टिकल वाला है, ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल, सतत और समग्र मूल्यांकन, ठीक है, कंटिन्यूअस जो है प्रोसेस, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में सवाल है। ठीक है जी, क्या है सवाल, इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, केवल परीक्षा परिणाम को जाना जाता है, बिल्कुल नहीं, गलत है। अनुशासन सिखाते हो, बिल्कुल गलत है। केवल रटन विद्या पे जोर डाल, बताओ ये क्या ऑप्शन थे। आराम से कोई भी बच्चा इसे आंसर कर लेगा। छात्रों के समग्र विकास का आकलन करना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रभावी शिक्षण के लिए, अब देखिए सिद्धू कानू मुर्मू 2020 के सवाल शुरू हो गए हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए भौतिक विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए, केवल व्याख्यान देना चाहिए, लेक्चर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। छात्रों को प्रयोग से जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, गृह कार्य ना देना, सारे गलत हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छात्रों को जब आप प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ोगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24, पाठ्य योजना का उद्देश्य क्या है, पाठ्य योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है जी, देखिए पाठ्य योजना का उद्देश्य क्या है, समय व्यर्थ करना, बर्बाद करना, बिल्कुल नहीं। शिक्षक की छवि बनाना ना, इसका काम ही नहीं है। छात्र संख्या गिनना नहीं, बल्कि शिक्षण को आप अपने टीचिंग स्किल को क्या करते हो, इन्हांस करते हो। यहाँ पर आप जो चीज़ें हैं उसे अरेंज करके बिल्कुल जो सिंपल वे में हो सकता है, और कम जो टाइमिंग है, माइक्रो टीचिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, कम टाइम में ज़्यादा जो है रिप्रोडक्टिव काम कर सकते हो आप। ये रीढ़ है, बैकबोन है, लेसन प्लान को बैकबोन कहा जाता है। हो सकता है कि ये सवाल आ जाए, रीढ़ की हड्डी इसे कहा जाता है, बैकबोन है ये। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, 2020 का ही सवाल अभी चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि है। तो देखिए साइंस के बारे में जो बच्चे हैं ना, खास करके मैथ वाले बच्चे जिनका फिजिकल साइंस है, उनको तो इंडक्टिव और डिडक्टिव को घोंट के पढ़ लेना चाहिए। बाकी ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगी, बाद में वो भी वीडियो आएगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ना 5 साल बाद 10 साल बाद भी लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला की विशेषता क्या होनी चाहिए। लैब के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर लैब के बारे में बात हो रही है। तो लैब खुला मैदान हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, इनकरेक्ट है ये। अंधेरा कमरा, बिल्कुल नहीं। केवल कुर्सियाँ होगी, नहीं, ये तो आराम से आंसर निकल गया। उचित वेंटिलेशन, यानी कि हवा आने जाने का जगह हो, वहाँ पर इक्विपमेंट रखा हो, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। पहले देखिए सवाल इजी आ रहे थे, 2024 में क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 27, पाठ्यचर्या संप्रेषण का क्या अर्थ है। पाठ्यचर्या संप्रेषण का क्या अर्थ है। तो देखिए संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। पाठ्यपुस्तक बांटने से कौन सा कम्युनिकेशन होगा, पाठ्यक्रम को लागू कर देने से कौन सा कम्युनिकेशन होगा, कक्षा बंद कर देने से कुछ होगा क्या, परीक्षा आयोजित करने से कुछ होगा क्या, नहीं। तो सर सारे ऑप्शन इनकरेक्ट लग रहे हैं, लेकिन आपको सबसे कम नेगेटिव ढूंढना है। तो देखिए पाठ्यक्रम को कक्षा में लागू करना, करिकुलम को आप लागू करोगे तो बच्चा एक्टिविटी से, TLM से, लर्निंग बाय डूइंग से, ग्रुप में सारी जगह से चीज़ें सीख सकता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सबसे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रदर्शनीय विधि, यानी कि यहाँ पे जो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात की जा रही है कि प्रमुख विशेषता क्या होती है। छात्र निष्क्रिय होते हैं, गलत जवाब। जब आप कुछ दिखा रहे होते हैं तो बच्चा तो ललक से सीखेगा ना, तो ये तो ऑप्शन गलत है। शिक्षक प्रयोग प्रदर्शित करते हैं, छात्र ही सिखाते हैं, या फिर ये कोई प्रयोग नहीं है। तो ये तो 2 ऑप्शन आपके इनकरेक्ट ऐसे ही हो गए। यहाँ पर क्या होगा, शिक्षक दिखाएगा, प्रदर्शन विधि में टीचर दिखाएगा, बच्चे देखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29, शैक्षिक सहायक सामग्री किसके लिए आवश्यक है। आगे मैं जो है ना क्वेश्चन को बाइलिंगुअल रखूंगा, बट
वो बोलते हैं ना, थोड़ा टाइम कम था, मैंने सोचा कि वीडियो बनाना ज़रूरी है तो हिंदी में ही सही। अगला सवाल, शैक्षिक सहायक सामग्री किसके लिए आवश्यक है? TLM के बारे में बात कर रहा है। TLM किसके लिए ज़रूरी है? शिक्षक के इंटरटेनमेंट के लिए? गलत बात है। छात्रों को व्यस्त रखने के लिए? बिल्कुल नहीं। समय बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि अपने टीचिंग स्किल को इन्हांस करने के लिए, अपने प्रयोग को बढ़ाने के लिए, प्रभाव को बढ़ाने के लिए। अगला सवाल, विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दों में व्यक्त करने से क्या लाभ होता है? ठीक है जी, मूल्यांकन करना आसान होता है, शिक्षक को आराम मिलता है। देखिए ऐसे ऑप्शन को फटाफट काटिए, छात्र डर जाते हैं, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती, कट गया। मूल्यांकन करना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल्यांकन करना आसान हो जाएगा जब आप जो है व्यवहारिक शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति को रखोगे। कक्षा 6 के बच्चों को सर्कुलर मोशन पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या होगा? उपयुक्त विधि क्या होगी? देखिए उपयुक्त विधि के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए चर्चा मेथड, डिस्कशन मेथड सही हो सकता है, प्रदर्शन मेथड भी सही हो सकता है, भाषण तो बिल्कुल नहीं होगा, गतिविधि, तीनों में से सारी बातें सही हो सकती है। डिस्कशन करने से बच्चा सीखेगा, लेकिन प्रदर्शन करने से और अच्छा सीखेगा, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। अब बात आती है कि प्रदर्शन करना यानी कि टीचर दिखाएगा, अब एक्टिविटी करके बच्चा देखेगा, दोनों में कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सबसे बेहतर है। वो बोलते हैं ना आजकल की भाषा में क्या बोलते हैं, गोट, GOT, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका गोट है। ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, बाकी मैं कुछ नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता, बोलते हैं ना लर्निंग इज़ एंडलेस प्रोसेस, तो मैं भी जो है कुछ नए फोमो, रॉफ्लो, ये सब जो लैंग्वेज है ना, उसे क्या बोलते हैं, टू बी ऑनेस्ट, TBH है ना, बाय द वे को आप जो है क्या करते हो पता नहीं, WTF भी लोग बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। अगला सवाल देखिए क्या है, एक्वेरियम यानी कि मछली घर तैयार करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? अब आप जो है मछली का घर बना रहे हो तो कौन सा विधि? अब ये देखिए विनोबा भावे 2023 का सवाल है। एक्वेरियम बनाने के लिए जो है कौन सी विधि का उपयोग करोगे? बच्चों को आप प्रोजेक्ट मेथड दोगे ना, बच्चा करके लाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रोजेक्ट मेथड है ये। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विनोबा भावे में देखिए थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल आता है, हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में ये आए। क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा आसान सा सवाल है। 28 फरवरी को हम लोग जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। CV रमन के जो है जन्म दिवस पे, CV रमन साहब के जन्म दिवस पे हम लोग ये उनको जो है ये श्रद्धांजलि देते हैं और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1930 में इनको जो है नोबेल का फिजिक्स के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं ये। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कण सदैव न्यूक्लियस में पाया जाता है? देखिए न्यूक्लियस में कौन मिलेगा आपको, कितना आसान सा सवाल है। देखिए न्यूक्लियस में आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलता है। ठीक है, बाहर में इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूमता रहता है, बाकी बोर साहब ने बताया है 2, 8, 18। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? क्लास 10th की याद आ गई मुझे, जब मैं ये पहले पढ़ा करता था, तो स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 36, ब्रॉन्ज। देखिए ये जो है ना, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, शायद मुझे अभी याद आ गया, ICSE के क्लास 6 में, शायद 7 में, नो आई डोंट नो, 6 में ही होना चाहिए ये। ठीक है, वहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ था, मुझे याद है, कोने में बच्चे को मैं याद करा रहा था, याद क्या कर रहा था, समझाया था, तो फिर वो याद कर लिया इसे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि ब्रॉन्ज जो है किससे मिलकर बनता है? ब्रॉन्ज जो है CuSN से मिलकर बनता है। CuSN बोलने का मतलब क्या हो गया? Cu यानी कि तांबा, और Zn का मतलब हो गया, सॉरी Zn नहीं, SN आएगा, टीन होगा ये। टीन का तो Pb होता है भाई, एक सेकेंड, कॉपर और टीन। ठीक है, इसमें शायद ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोग नीचे कमेंट करना। शायद 88% जो है तांबा होता है इसमें और 12% टीन होता है। एक बार आप बता देना नीचे कमेंट करके कि ये सही था या नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, एक अच्छे टेस्ट में क्या क्या जो है उसके अंदर जो है प्रॉपर्टी या फिर गुण होने चाहिए? वैलिडिटी बिल्कुल होना चाहिए, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता नहीं होगी तो टेस्ट का क्या मतलब है, वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी क्या चाहिए उसे, तो सारे गुण संपन्न होने चाहिए, सर्वगुण संपन्न, चौथा सही इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। TLM में क्या शामिल है? TLM यानी कि बच्चों को आप जैसे ज्योग्राफी वाले टीचर हैं तो वो मैप लेकर जाएंगे, आप साइंस वाले टीचर हो तो पीरियोडिक टेबल लेकर जा सकते हो, तो ऑडियो भी लेकर जाओगे आप, विजुअल एड्स भी लेकर जाओगे, दोनों भी आप लेकर जा सकते हो, यानी कि फिर से एक बार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, पेडागोजी किससे संबंधित है? पेडागोजी किससे संबंधित है? तो देखिए
इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्ट ऑफ टीचिंग है, ये प्रेरणा है, पाठ्यक्रम है या फिर पाठ्य वस्तु है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये आर्ट ऑफ टीचिंग है। पेडागोजी जो है आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप सीख पाओ पढ़ाना कैसे है। बाकी तो आप नॉलेजेबल हो, आपने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, दैट मीन्स यू आर नॉलेजेबल ना। अगला सवाल देखिए क्या है, किस विधि में शिक्षक सामान्य से विशेष की ओर जाता है, जनरल से स्पेसिफिक जाता है? ठीक है, तो ये डिडक्टिव मेथड होगा। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, स्पेसिफिक से आप जो है जनरल की ओर जाते हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड मैं कट कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसका सही जवाब हो जाएगा डिडक्टिव मेथड। बाकी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड पर एक लेक्चर मैं लाने वाला हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हालांकि वीडियो बाद में अपलोड होगी, बट यू कैन वॉच दैट वीडियो। तो ये था 40 सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप थैंक यू बोलोगे मुझे जब इसको देखोगे आप। दोहरा दूँ फिर से एक बार, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए, विनोबा भावे का भी ऐड कर दूंगा, BBMKU का भी ऐड कर दूंगा ताकि आप एग्जाम में प्रदर्शन कर पाएँ। 49 में आपको ये सारे पेपर मिल जाएंगे। 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, यानी कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आ सकता है, विद सॉल्यूशन। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिलेगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं थैंकफुल हूँ वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। फिर से एक बार थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।